नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीएससी फर्स्ट ईयर के सेल बायोलॉजी की बुक जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो नाम से स्पष्ट है, अंतःपर्दवीय जालिका, मतलब अंदर किसी भी कोशिका के अंदर की तरफ पाई जाने वाली एक जालिका, जाली के समान संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो हम शुरुआत करते हैं एक सेल मेम्ब्रेन, एक सेल को लेकर। देखो यदि हम एक सेल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, यदि हम एक सेल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो जो हम केंद्रक बनाते हैं, उस केंद्रक के चारों ओर कुछ इस शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले, मान लो ये एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर ये जो मिड वाला पार्ट है ये है साइटोप्लाज्म वाला भाग, कोशिका द्रव्य वाला भाग ये है केंद्रक वाला भाग, और यहां पर मान लो कुछ जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पे ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरफ भी देखो, देखो यहां पे लिखा है SER और RER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ये है एक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी कोशिका के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ इस तरह से मिलती है। कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखो हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म यानी इस कोशिका द्रव्य के अंदर इकाई यूनिट मेम्ब्रेन की बनी, यानी कि इकाई कला यानी यूनिट मेम्ब्रेन की बनी पतली और महीन
शाखान्वित कुंडिकाओं यानी सिस्टर्नी, आशियों व ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती है। अर्थात जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 रूपों में पाई जाती है, जिनमें पहला आता है सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल्स और तीसरा ट्यूब्यूल्स के रूप में। अब देखो, यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाए तो देखो, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से विज्ञानियों ने कोशिका द्रव्य में तंतु के समान एक बेसोफिलिक संरचना का अध्ययन किया, जिन्हें उन्होंने इर्गेस्टोप्लाज्मा कहा गया। यानी कि जो साइंटिस्ट है गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी कोशिका का अध्ययन किया तो उन्हें एक तंतु के समान संरचना दिखाई दी, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? इर्गेस्टोप्लाज्मा। तो आपको ये बात याद रखनी है, इर्गेस्टोप्लाज्मा क्या है? इर्गेस्टोप्लाज्मा जो है वो एक प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही प्रकार है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम बाद में दिया गया, अंतःपर्दवीय जालिका नाम बाद में दिया गया, पहले इसे गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? इर्गेस्टोप्लाज्मा। फिर देखो, परंतु 1940 के पश्चात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययनों के आधार पर इन संरचनाओं की संपूर्ण संरचना व जानकारी प्राप्त की जा सकी। कहने का मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं था तो उससे पहले जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी था उसके द्वारा कोशिका के अंदर एक तंतु के समान संरचना देखी गई, जो कि गार्नियर के द्वारा देखी गई। इसे हमने क्या नाम दिया? इर्गेस्टोप्लाज्मा। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उसके बाद 2 वैज्ञानिक आए, एक पोर्टर और दूसरा क्लाउडे व फुलम। देखो, पोर्टर ने क्या किया, यानी कि सबसे पहले जो गार्नियर ने इस संरचना को देखा, लेकिन वो तंतु के समान दिखाई दी। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो उस समय पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन की जानकारी प्राप्त की। फिर इसके पोर्टर के जो सहयोगी थे क्लाउडे व फुलम, उन्होंने कोशिका द्रव्य में इकाई कला के बने महीन और शाखान्वित नलिकाओं के जाल के रूप में फैली संरचना का उल्लेख किया और इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। तो आपको याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसके द्वारा दिया गया? क्लाउडे व फुलम के द्वारा। इर्गेस्टोप्लाज्मा नाम किसने दिया? तो गार्नियर ने दिया। ठीक है। फिर देखो, यह समस्त कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर, किसी भी कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। अभी हम बात करेंगे आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है। देखो, यह सामान्यतः केंद्रक कला या प्लाज्मा कला या दोनों से संपर्कित रहती है। देखो, केंद्रक कला से और प्लाज्मा कला से संपर्कित रहती है। कहने का मतलब है, यह है केंद्रक। इस केंद्रक की आउटर जो मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक के चारों ओर जो कवरिंग है, यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यदि हम बात करें तो देखो, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ काफी दूरी तक इस तरह से फैली रहती है। यानी इसको हम स्ट्रक्चर को और बढ़ाएं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच रहती है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो केंद्रक की मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है, दूसरा कोशिका की मेम्ब्रेन के साथ भी क्या रहेगी? अटैच रहती है। देखो, यानी संपर्क में रहती है। वाटसन ने 1955 में अंतःपर्दवीय जालिका व बाहरी कला के केंद्रक के संबंध का वर्णन किया था। ये छोड़ो, हमें ये नहीं करना है। हमें मेन चीज देखो क्या है, कहां पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं के अतिरिक्त यह अन्य सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि जो स्तनधारी प्राणी है उनकी आरबीसी के अतिरिक्त जो है ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट रहती है। यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव की, तो देखो, प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो हमने बात की कि कहां पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है, लेकिन जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी आरबीसी में ये एब्सेंट होती है। देखो, फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है, जिसके अंदर ये है राइबोसोम।
ये क्या है, ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, ये राइबोसोम है। यानी आपको जो ये येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये है राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स यानी राइबोसोम के कण। हम इसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की। तो डायग्राम को मैंने ड्रॉ कर दिया है, हम इसकी वन बाय वन बात करते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का परिमाप व आकार की, कोशिका की उपापचयी अवस्था बाह्य परिस्थिति व आयु पर निर्भर करती है। कोशिका की उपापचयी अवस्था बाह्य परिस्थिति व आयु पर निर्भर करती है। इसमें मुख्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इकाई कला से बने 3 रूपों में पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसी भी कोशिका के अंदर कितनी फॉर्म्स में पाई जाती है, 3 रूपों में पाई जाती है। जिसमें पहला रूप है सिस्टर्नी या कुंडिकाएं, दूसरा रूप है वेसिकल्स या आशय, तीसरा रूप है ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं के रूप में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कितने रूप में पाई जाती है, 3 रूपों में पाई जाती है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के रूप में। कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, तो देखो यह सभी संरचनाएं 50 से 60 एंगस्ट्रॉम की होती है, मोटी झिल्ली या कला से बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस झिल्ली की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है। यानी कि हमने पहले जो इससे पहले टॉपिक किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। यानी कि हम ये कहें लिपिड की बाइलेयर होती है और प्रोटीन जो होती है वो इसके अंदर 2 प्रकार की पाई जाती है, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इस झिल्ली की संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है, जिसमें लिपिड की दोहरी परत, परिधीय व समेकित प्रोटीन व्यवस्थित होती है। तो हमने यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि लिपिड के जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है और 2 प्रोटीन पाई जाती है जिनको इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, परिधीय प्रोटीन। देखो लिपिड की बाइलेयर में हमने देखा था दो रीजन होते हैं, एक होता है पोलर रीजन और एक होता है नॉन पोलर रीजन। इसी प्रकार हम प्रोटीन भी 2 प्रकार की देखते हैं, एक आंतरिक प्रोटीन और एक बाहरी प्रोटीन। बाहरी प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर के बाहर होती है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो लिपिड की 2 बाइलेयर्स के मिड पार्ट में होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसी भी कोशिका के अंदर 3 रूपों में पाई जाती है। तो उसका पहला रूप देखो सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है, यह लंबी तथा चपटी नलिकाएं होती हैं जो समानांतर पंक्तियों में के रूप में व्यवस्थित होती हैं। यह एक दूसरे से जुड़ी भी रहती हैं। सिस्टर्नी में 40 से 50 माइक्रोम्यू मोटी होती है। सिस्टर्नी जो होती है वो कितनी होती है, 40 से 50 जो म्यू है या माइक्रोम्यू है उस रूप में मोटी होती है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सर्वाधिक सिस्टर्नी के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे जो आपको डायग्राम ड्रॉ किया गया है इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये है सिस्टर्नी। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, यानी कि कुंडिकाएं कहा जाता है इसको हिंदी में, कुंडिकाएं। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला रूप हमने देखा जो कि किस रूप में होता है, सिस्टर्नी। जो मैं इसको मार्क कर रहा हूं ये सभी क्या है, सिस्टर्नी है। ये जो देखो ये सभी किस फॉर्म में है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, लंबी और चपटी नलिकाएं हैं, इलोंगेटेड है, लंबी है और फ्लैट है यानी चपटी भी है, जो समानांतर पंक्तियों के रूप में, ये देखो ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, यानी एक से एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर रूप में पाई जाती है और ये एक दूसरे से क्या रहती है, जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होती है। दूसरी हम बात करते हैं वेसिकल्स की। देखो वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स होता है इस तरीके की आकृति, गोलाकार आकृति। देखो यह आकृति में मुख्यतः गोलाकार या अंडाकार होती है। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया वेसिकल्स जो होती हैं वो क्या होती है, कुछ कोशिकाओं के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इस फॉर्म में पाई जाती है, गोलाकार फॉर्म में या अंडाकार शेप में। इनका व्यास होता है 25 से 500 माइक्रोम्यू तक। जो वेसिकल्स हैं उनका आकार क्या है, 25 से 500 माइक्रोम्यू तक इनका आकार। सिस्टर्नी का जो आकार
प्रकार है वो कितना होता है, 40 से 50 माइक्रोमीटर मोटी होती है ये। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स होता है इस तरीके की स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, चाहे वो इस तरीके की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में। देखो यह आकृति व्यवस्था में अनियमित होती है। इनका व्यास जो होता है 50 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। जैसा कि आप जानते हो ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स को हम कुछ भी कह सकते हैं, मान लो ये ट्यूब्यूल्स है सारी। तो हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसके अंदर हमने क्या चीज स्टडी की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको सबसे पहले इर्गेस्टोप्लाज्मा नाम किसके द्वारा दिया गया, गार्नियर के द्वारा। दूसरी बात, क्लाउडे और फुलम ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पूर्ण रूप से नाम दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है किसी भी कोशिका के अंदर एक जाल के रूप में पाई जाती है, जो कि किससे अटैच रहती है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी कोशिका के अंदर कितने रूपों में पाई जाती है, तो 3 रूपों में पाई जाती है। पहला सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल्स और तीसरा ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी जो है वो ये है, वेसिकल्स जो होती है वो गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है और ट्यूब्यूल्स जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो नेक्स्ट ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहां पे, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये वही सिस्टर्नी है। और यदि हम बात करें ट्यूब्यूल्स की, तो देखो ट्यूब्यूल्स जो होती है, मैंने कहा था कि ट्यूब्यूल्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है और अनियमित होती है, यानी ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और जो वेसिकल्स होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में होती है। देखो जब किसी भी कोशिका में विभाजन होता है तो क्या होता है, कोशिका विभाजन चक्र के समय एक ही कोशिका में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स प्रावस्थाएं देखी जा सकती हैं। जब कोई भी कोशिका विभाजित होती है तो उसके अंदर ये तीनों अवस्थाएं एक साथ देखने को हमें मिल सकती हैं। सभी प्रकार की संरचनाओं की एक मुख्य विशेषता यह है कि कोशिका द्रव्य के एक निश्चित स्थल या गुहिका को झिल्ली द्वारा घेरे रहती है। इस प्रकार जालिका की उपस्थिति कोशिका द्रव्य के द्रव्य भाग को 2 मुख्य कक्षों में विभाजित कर देती है। एक वह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों के मध्य होता है तथा दूसरा जो झिल्लियों के बाहर होता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ डायग्राम है जिसके अंदर ये इसका ल्यूमिनल फेस है, ये इसका सिस्टर्नी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूबुलर शेप सिस्टर्नी है। इसके अंदर देखो 3 प्रकार की चीजें मिलती हैं आपको। यहां पे यदि हम बात करें तो जो सिस्टर्नी का डायग्राम था, यानी कुछ इस तरीके से, ये है सिस्टर्नी। तो ये कहां पे मिल रही है हमें, ये दूसरा, ये एक कोशिका का जब कोशिका विभाजन होता है तो कुछ समय इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 फॉर्म्स में पाई जा रही है, एक सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकुलर, ये वेसिकल्स है, और ये है ट्यूबुलर शेप। 3 फॉर्म्स में, तीनों फॉर्म्स दिखाई दे रही है हमें। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली 2 सतहों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली के 2 सतह या 2 फलक होते हैं। एक फलक होता है साइटोप्लाज्मिक फेस और दूसरा होता है ल्यूमिनल फेस और प्लाज्मिक फेस। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमिनल फेस और एंडोप्लाज्मिक फेस, ये वाला जो है इस तरफ वाला जो होता है वो होता है ल्यूमिनल फेस, जो इस तरफ वाला होता है वो होता है इसका साइटोप्लाज्मिक फेस। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की। देखो अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ, यानी SER और RER। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, और दूसरी जो होती है वो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। यदि हम इस डायग्राम को देखें तो देखो आपको इसके अंदर दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रही है। देखो यहां वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और जो यहां पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रही है ये किस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको मिल रही है स्मूथ प्रकार की, यानी ये है SER और ये है RER। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में मेन डिफरेंस होता है कि राइबोसोम्स का। यदि किसी भी अंतःपर्दवी जालिका पर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के जो कण हैं वो पाए जाते हैं तो वो कहलाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। और यदि किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते तो वो कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहां पर जो डायग्राम के अंदर येलो कलर के जो दाने दिखाई दे रहे हैं आपको येलो कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे कोई भी राइबोसोम्स के कण नहीं है तो ये किस प्रकार की है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की। देखो सब जैसा कि मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। देखो सबसे पहले है कणिका में या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। कणिका में क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कहलाती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। देखो देखो इस अंतःपर्दवी जालिका की झिल्ली की कोशिका द्रव्य या बाहरी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस अंतःपर्दवी जालिका पर राइबोसोम पाए जाएं वो क्या कहलाती है, उसे कणिका में या खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। इस प्रकार की अंतःपर्दवी जालिका अधिकांशतः प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय अंतःपर्दवी जालिकाओं कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा देखो फिर इसी के अंदर देखो हम बात करते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में अंतःपर्दवी जालिका की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार होती है। तो देखो राइबोसोम का अंतःपर्दवी जालिका से बंधन होता कैसा है, राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे बाइंड होते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली की बाहरी सतह से राइबोसोम अपनी बड़ी उप इकाई द्वारा जुड़े रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली की बाहरी सतह पर राइबोसोम अपनी बड़ी उप इकाई द्वारा जुड़े रहते हैं। अंतःपर्दवी जालिका एवं राइबोसोम के जुड़ने के लिए निम्नलिखित दो क्रियाविधि उत्तरदायी है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है उनका आपस में अटैचमेंट जो होता है, क्यों पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम, तो वो देखो इसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला दे रखा है राइबोसोम के द्वारा बनने वाली व नव पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अंतःपर्दवी जालिका से कार्यात्मक संबंध स्थापित करती है। यानी राइबोसोम्स की जो एक श्रृंखला बनती है, पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बनती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक फंक्शनल लिंक स्थापित करती है, कार्यात्मक संबंध स्थापित करती है। दूसरा है अंतःपर्दवी जालिका दूसरा देखो अंतःपर्दवी जालिका की झिल्ली पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जिन्हें राइबोफोरिन कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व राइबोसोम्स के मध्य संबंध स्थापित करने में मध्यस्थता यहां पे हम कहते हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं यहां पे दो ही सिस्टम नहीं बना रहा हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आउटर सरफेस है
यहां यहां पे एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है राइबोफ्लोरिन। ये देखो यहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली पर उपस्थित एक ग्लाइकोप्रोटीन जिन्हें क्या कहते हैं, राइबोफ्लोरिन कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के मध्य संबंध स्थापित करने में मध्यस्थता भूमिका, यानी कि यहां पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं इस तरीके से, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनके यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के मध्य जो वेक्टर का काम करते हैं वो कौन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम क्या है, राइबोफ्लोरिन। तो आपको ये बात याद रखनी है, राइबोफ्लोरिन क्या है, राइबोफ्लोरिन किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम है उनको आपस में जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, वही क्या है, राइबोफ्लोरिन कहलाती है। झिल्ली के जिन स्थानों पर यह राइबोफ्लोरिन उपस्थित होती है उन्हें राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं। यह राइबोफ्लोरिन कणिकीय अकणिकीय अंतःप्रद्रव्य जालिका में अनुपस्थित होती है। मतलब कि SER चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है उसके अंदर राइबोफ्लोरिन क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य बाइंडिंग होती ही नहीं है। जो राइबोसोम है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका से संबंध बनाते ही नहीं है, लेकिन जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उसके ऊपर राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं। किसके सहायता से, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन की सहायता से। यहां पर देखो ये एक डायग्राम दे रखा है राइबोसोम का अंतःप्रद्रव्य जालिका से बंधन। देखो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ ER सिस्टर्नी, ये एक सिस्टर्नी का कंप्लीट डायग्राम है। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम के कण जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक बड़ी उप इकाई है और एक छोटी उप इकाई है। राइबोसोम की जो उप इकाइयां जो होती हैं 40S और 60 है, 60S जो यूनिट है। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरिन, यहां पे ये जो है ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसको मैंने मार्क किया है, ये है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। ये राइबोफ्लोरिन प्रोटीन क्या करती है, इस राइबोसोम के साथ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इनको लेकर आती है। तो यहाँ पे ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम से रिलेटेड घटना। और आगे देखो दूसरी हम बात करते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या अकणिकीय अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखो इसके ऊपर क्या नहीं पाए जाएंगे, राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, ना ही इसमें क्या पाई जाएगी, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। देखो इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते और यह उन कोशिकाओं में पाई जाती है जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए लगभग निष्क्रिय होती है। यानी जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या है, जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वो उन कोशिकाओं में पाई जाती है जिनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण लगभग क्या होता है, लगभग निष्क्रिय होता है। इस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका की उपस्थिति उन कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है जिनमें फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉइड हार्मोनों का संश्लेषण होता है। यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण होता है उनके अंदर किस प्रकार की अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। जैसे वसीय ऊतक कोशिकाएं, अधिवल्कुट यानी कोर्टेक्स वाला रीजन की कोशिकाएं, टेस्टिस की इंटेरिस्टियल सेल्स यानी टेस्टिस यानी वृषण के अंदर पाई जाने वाली इंटेरिस्टियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स, रेटिना में पाई जाने वाली वर्णक कोशिकाएं, यकृत में ग्लाइकोजन का संचय करने वाली कोशिकाएं, ये सारी सेल्स कौन सी हैं, ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का क्या होता है, संश्लेषण होता है। अकणिकीय अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा कणिकीय अंतःप्रद्रव्य जालिका के मध्य एक सातत्य पाया जाता है। फिर भी कणिकीय और अकणिकीय जालिका की आकार की कणिकीय अंतःप्रद्रव्य जालिका से भिन्न होती है। मतलब ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों की स्ट्रक्चर थोड़े मेल, जो सिस्टर्नी वाला भाग है वो तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन
सिस्टर्नी के ऊपर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं, वो किस प्रकार की होती है, कणिकीय अंतःपर्दवी जालिका होती है। अकणिकीय अंतःपर्दवी जालिका मुख्यतः ट्यूब्यूल्स के रूप में होती है यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती है। यकृत कोशिकाओं में कणिकीय अंतःपर्दवी जालिका नलिकाओं के एक जाल के रूप में पाई जाती है जिसके साथ ग्लाइकोजन के कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और अकणिकीय जालिका का ही है क्या है, एक रूपांतरित रूप है जो कि हमारी कौन सी सेल्स में पाया जाता है, मसल सेल्स या पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है। इस कारण हमें जो हम कहते हैं कि किसी भी मसल्स यानी मांसपेशियां जिसको हम कहते हैं मसल्स यानी पेशी के अंदर पाए जाने वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम जब बोन के बारे में स्टडी करेंगे तब उसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी जो बोन है या पेशी है या जो कोई मसल्स है, मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या पेशी द्रव्य जालिका। यह महीन व नलिकाओं व कोशों के रूप में पाई जाती है जिन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो यहाँ पे हमने बात की कि किस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना रोल अदा करती है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर ये आपको मिड पार्ट के अंदर देखो यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक मसल सेल्स है, स्टीरेटेड सेल्स है, रेखित कोशिका, स्टीरेटेड सेल्स है। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला रीजन है, ये इसका टर्मिनल सैक रीजन है। और बाकी जो हम जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे ये जेड लाइन दिखाई देती है हमें ब्लैक कलर की। यहाँ पे जो लाइनिंग होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है वो इसका ए बैंड कहलाता है और ये वापस जेड लाइन है। देखो पोर्टर व बेनेट ने इसकी संपूर्ण संरचना का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। यह जाल संपूर्ण पेशी द्रव्य में फैला रहता है और मुख्यतः दो संरचनाएं बनाता है। देखो यदि हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो किस फॉर्म में पाई जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पे ट्रांसवर्स रूप में पाई जा रही है, अनुप्रस्थ रूप के अंदर पट्टियों के रूप में पाई जाती है। किसके अंदर, रेखित पेशी कोशिकाओं के अंदर। देखो लंबी अनुदैर्ध्य नलिकाएं, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स, ये यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक पेशी द्रव्य के अंदर या मसल्स के अंदर किस प्रकार से होती है। तो देखो एक तो लंबी अनुदैर्ध्य नलिकाओं के रूप में होती है। ये नलिकाएं पेशी तंतुओं के समांतर ए तथा आई बैंड के स्तर पर उपस्थित होती है। ए बैंड ये रहा और आई बैंड जो है इनके अंदर मिड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा है, इन नलिकाओं के अंतस्थ सिरे जेड रेखाओं के समीप संयोजित होकर अंतस्थ कोश बनाते हैं। यानी ये जो टॉपिक है ये हमारा मसल्स से रिलेटेड है। इसके अंदर सिर्फ आपको ये स्टडी करनी है, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो हमारे सिलेबस में है उसमें हमें क्या करना है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रेखित पेशी कोशिकाओं में किस नाम से जाना जाता है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। बस ये बात याद रखना। फिर देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रासायनिक संगठन हम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रासायनिक संगठन का मतलब है केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि अपने प्रारंभ में हमने यानी शुरुआत में हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रासायनिक संगठन होता है वो किसके समान होता है, उसका संगठन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रासायनिक संगठन में हमने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो रासायनिक संगठन होता है उसके अंदर दो चीजें होती है। नंबर एक क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन की भी बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रोटीन भी दो प्रकार की होते हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो अंतःपर्दवी जालिका के विभेदी अपकेंद्रण विधि द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब डिफरेंशियल कंट्रीफ्यूजेशन विधि द्वारा अलग किया जाता है तो इस विधि द्वारा जालिका के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यह परिवर्तित हो जाती है। यानी जब इसे डिफरेंशियल मेथड के द्वारा अलग किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो इसकी जो जालिका है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें कहते हैं माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स में 30 से 50% लिपिड व 60% प्रोटीन पाया जाता है। देखो यदि हम इनकी तुलना करें यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रोटीन जो होती है वो कितनी मात्रा अमाउंट में पाई जाती है 52। लिपिड जो होती है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है 40। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितने प्रतिशत होती है 8%। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो 30 से 50% इसमें क्या पाया जा रहा है 30 से 50% इसके अंदर जो है वो लिपिड है। यानी लिपिड की जो मात्रा है, पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की, ताकि इसका जो है वो प्रोटीन कितनी है इसके अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का अमाउंट है 60, लिपिड का अमाउंट जो है वो है 30 से 50%। देखो यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। और देखो 30 से 50% लिपिड है, 60% प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें लिपिड में मुख्यतः फास्फोलिपिड, प्लाज्मोलोजन और ग्रेनुलोसाइड्स के रूप में पाई जाती है। यानी कि यदि हम बात करें तो हम सीधी सी बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 60% प्रोटीन है और लिपिड की मात्रा जो है 30 से 50 के बीच में यानी 40 के लगभग मानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है। दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही किस चीज से मिलकर बने हैं, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने हैं। ठीक है, यदि हम डिफरेंशियल मेथड के द्वारा एंडोप्लाज्मिक मेथड इसके घटकों को पृथक करते हैं तो जालिका जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोसोम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं माइक्रोसोम कहते हैं। अब माइक्रोसोम के अंदर जब उसका स्टडी की गई तो 30 से 50% लिपिड, 60% प्रोटीन पाई जाती है। लिपिड जो होती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फास्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है जो कि लेसिटिन और सिफेलिन के रूप में होती है। प्लाज्मोजन व ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और क्या होता है इसमें कोशिका की कुल आरएनए का 60% आरएनए पाया जाता है। यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। 60% आरएनए पाया जाने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं राइबोसोम। मुख्य बात यह है कि कोशिका में माइक्रोसोम नहीं पाए जाते, यह अंतःपरजवी जालिका के टूटने से बनते हैं। अतः माइक्रोसोम प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली संरचना नहीं है। कणिकीय तथा अकणिकीय अंतःपरजवी जालिका की झिल्ली राइबोसोम व गुहिका के घटकों को पृथक करके बनाई जा सकती है। तो हमने यहाँ पे बात की आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केमिकल कंपोजिशन की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक जो पार्ट था उसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या क्या रोल अदा करती है अपने इस पूरे संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ टाइप्स की बात की और उसके स्ट्रक्चर की बात की है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।